फैक्टर एनालिसिस के इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिटी आइगन वैल्यू सब निकाली कैसे जाती हैं। अब तक मैंने प्रोसेस बताई है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम पहला फैक्टर, दूसरा, तीसरा, जितने भी स्टेटमेंट हैं उतने फैक्टर निकालेंगे। आज हम पता करते हैं कि एक कंपोनेंट मैट्रिक्स बनने के बाद आगे की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो मैंने यूज़ किया फैक्टर एनालिसिस। अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ रीसेल और प्राइस से लेके फ्यूल एफिशिएंसी तक। इनिशियली फैक्टर एनालिसिस कैसे काम करेगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर, जितनी स्टेटमेंट है, अगर 10 फैक्टर है तो हम बोलेंगे 10 निकाल दीजिए। ये हर बार नहीं करना, एक बार समझने के लिए है कि कहाँ से आती हैं ये वैल्यूज़। तो कुछ वैल्यूज़ आई, कॉम्युनिटी, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, इनको अभी छोड़ते हैं। अभी हम कंपोनेंट मैट्रिक्स को ले चलते हैं और इनको हम मैनुअल कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में चल के। तो एक्सेल में मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका नाम रहेगा हमारा, मैं इनकी थोड़ी सी नंबर ऑफ डेसिमल प्लस कम कर लेता हूँ। इसका नाम है हमारा कंपोनेंट मैट्रिक्स। तो कंपोनेंट मैट्रिक्स में अगर मैं, ये आर है बेसिकली, आर का मतलब हुआ कि ये पहले फैक्टर का पहले स्टेटमेंट से क्या कोरिलेशन है। अगर यही चीज़ मैं इनको स्क्वायर कर दूं तो ये एक तरह से आर स्क्वायर की टेबल हो जाएगी। तो इसको मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, इज इक्वल टू दिस कैप 2, कैप 2। तो इसका मतलब हुआ कि फॉर रीसेल जो है पहले फैक्टर से 31% एक्सप्लेंड है। पहला फैक्टर प्राइस इन 1000 को 46 एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इन सब का सम करेंगे तो ये सम हमारा आएगा 1, दैट इज़ 100% एक्सप्लेन। यानी सारे फैक्टर मिलके पहली स्टेटमेंट को 100% एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसी तरह वो हर स्टेटमेंट को 100% एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का नाम एक रख देते हैं कम्युनिटी। कुछ भी नाम रख सकते थे, हमने इसका नाम कम्युनिटी रख दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ टोटल करूँ, रिमेंबर ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब पहला फैक्टर मिलके इनका कितना वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, सारे फैक्टर, सारे स्टेटमेंट्स को मिलके। तो 6 का क्या मतलब, 6 का मतलब हुआ आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 10, 10 में से 6 जो यूनिट्स हैं वो एक्सप्लेन पहला फैक्टर कर रहा है, उसमें से फिर 2 दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, इस तरह से। और अगर सारे फैक्टर मिला दें तो टोटल 100% एक्सप्लेन होगा। तो नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें ये पता लगी कि जो फैक्टर एनालिसिस है उसमें पहला फैक्टर हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट आता है। जो पहला नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा वो दूसरे के पास जाएगा, जो नहीं कर पाएगा तीसरे के पास। ये जो मैंने प्रोसेस बताई थी रेजिडुअल मैट्रिक्स निकाल के, उससे भी क्लियर है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट, फिर दूसरा, तीसरा। इस चीज़ का भी एक नाम रख देते हैं कि पहला फैक्टर सारी स्टेटमेंट्स को मिलके कितना एक्सप्लेन करता है, इसका नाम मैंने रखा आइगन वैल्यू। 10 में से 6.02 यूनिट पहला फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर हम परसेंटेज के बेस में बात करें, सो 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर दैट इज़ 10, तो 60% रफली एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा 22% एक्सप्लेन कर रहा है, तीसरा 6%, 4%, इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। आखिरी एक्चुअली जीरो नहीं है, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया इसलिए जीरो आया है। और टोटल 110/10 1 आ गया। इसका नाम हम रख देते हैं वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, कि कितना एक फैक्टर ने कितना वेरिएंस एक्सप्लेंड किया। और अब हम लिख लेते हैं कुमुलेटिव वेरिएंस एक्सप्लेंड। कुमुलेटिव वेरिएंस एक्सप्लेंड का मतलब हो गया कि पहला फैक्टर कितना एक्सप्लेन करता है, पहले 2 कितने करते हैं, सो दिस प्लस दिस, और इसी तरह से आखिरी 1 पे आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ पहला फैक्टर 60% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, पहले 2 मिलके 82, 3 मिलके 89, 93, सो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम यहाँ से अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला डिसीजन है कितने फैक्टर्स हम रिटेन करें। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, फैक्टर एनालिसिस एक डाटा रिडक्शन टेक्निक है और बेसिकली हम रिग्रेशन के तरीके से ही काम कर रहे हैं। तो रिग्रेशन में हमारे पास 2 एक्सट्रीम रहते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है। लेट्स से हाइट जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, हाइट्स कैलोरीज इनटेक के ऊपर डिपेंड करती है, हाइट जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करती है, एज के ऊपर भी डिपेंड करती है, मे बी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इस तरह से हम बहुत सारे फैक्टर यहाँ लिख देते हैं कि X50 फैक्टर हैं जिनके ऊपर हाइट डिपेंड करती है किसी भी पर्सन की। हाइट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ओके, नॉट इक्वल टू हाइट डिपेंड्स ऑन 50 फैक्टर्स। अगर ये सारे के सारे 50 फैक्टर हों तो इसका मतलब होगा कि हाइट इज़ 100% एक्सप्लेन्ड। अगर मैं हर एक फैक्टर को मेज़र कर सकूं, 50-60 जितने भी फैक्टर हैं, सभी के सभी मेजरेबल हों और सभी के सभी लीनियर रिलेशनशिप में हों,
तो मैं एक बोलूँगा कि भाई किसी भी पर्सन की हाइट है तो उसका मुझे अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर पता है, कैलोरीज इंटेक पता है, जेंडर, लोकेशन, ये सारे फैक्टर्स पता हैं, तो मैं बता सकता हूँ उसकी हाइट इसलिए कितनी आई, क्यों इतनी हाइट है। मिस्टर एक्स है, उसने कहा मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, ऐसा क्यों? तो हम बता सकते हैं जेनेटिक्स के कारण इतनी, कैलोरीज के कारण इतनी, जेंडर के कारण इतनी, X50 के कारण इतनी, और जस्ट उनका एक एडिशन कर लीजिए, वो आपकी हाइट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड 100% एक्सप्लेन्ड। लेकिन इसमें दो पहलू हैं। नंबर एक, नॉट ऑल द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। शायद लोकेशन ए पर्सन बिलोंग्स टू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, या X50 वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। सेकेंडली, सारे के सारे शायद मेजरेबल भी नहीं हो सकता ना हो। तो हम क्या करते हैं, 2-3 मेन ले लेते हैं। जैसे हमें पता लगे कि भाई ओके, एक तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जेंडर पे डिपेंड करता है, मेल्स की एक एवरेज हाइट होती है, फीमेल्स की एवरेज हाइट होती है, एज के ऊपर डिपेंड करता है, और हम बोलते हैं इन 3 पे मेन हाइट डिपेंड करती है। तो हमने क्या किया, हमने एक तरह से डाटा को रिड्यूस कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ले लिए जिनसे हमारा मैक्सिमम एक्सप्लेंड हो गया, और इसको हम डिनोट करते हैं R² से, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ। यही चीज़ फैक्टर एनालिसिस में लगाने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर, सबसे पहले तो ये देखें फैक्टर है क्या चीज़। फैक्टर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट पहले फैक्टर में जाएंगी? टेक्निकली हम बोलते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज़्यादा है। अब ज़्यादा अगर हम देखें, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा कोरिलेशन किससे है? सेकंड फैक्टर से है। प्राइस इन 1000 का सबसे ज़्यादा कोरिलेशन किससे है? 0.68 ये दोनों पे है। इंजन साइज़ पहले फैक्टर में ज़्यादा है, हॉर्स पावर पहले में ज़्यादा है। ये इस कारण से है कि PCA बहुत ही बायस्ड टेक्निक है जो हमेशा फर्स्ट फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट बताती है। लेकिन हम बेसिकली ऐसा देखेंगे कौन फैक्टर किस में गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है। मेन प्रोमिनेंट कौन से हैं? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर हम किचन की बात करें, अगर मैं किचन के एक एक आइटम से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो रहेगा ये धनिया है, ये पुदीना है, ये सब्जी है, ये कड़छी है, ये ग्लास है। लेकिन बजाय ऐसे 300 आइटम्स के नाम बोलने के, मैं बोलता हूँ कि मेरी किचन के अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, दालें, मसाले हैं, बर्तन हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। इन 5-6 के अंदर किचन के मैक्सिमम आइटम कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली हम कैसे पता लगा रहे हैं कि सेब रखा है, केला रखा है, नाशपाती रखा है, वो सारे फ्रूट्स के अंदर आ रहे हैं। तो हमने कहा जो लाइक सी हैं स्टेटमेंट, जिनमें कुछ कॉमन है, उनका एक नाम रख दिया, ब्लैंकेट फैमिली नेम, दैट इज़ फ्रूट्स। इसी तरह वेजिटेबल्स, इसी तरह से स्टील के बर्तन हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह से। फैक्टर एनालिसिस में हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। अगर हम सारी की सारी टेक्निक देखते हैं तो सारी टेक्निक, सारे के सारे फैक्टर्स मिलके 100% एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये टोटल 10 है। लेकिन ये डाटा रिडक्शन नहीं हुआ। डाटा रिडक्शन का मतलब है कोई 2 या 3 फैक्टर ले लें जिनसे मैक्सिमम एक्सप्लेन हो जाए। तो मैक्सिमम की डेफिनेशन क्या है? यानी हमारे पास आ गया कि फैक्टर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उसके क्या तरीके होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यू। अगर हमारी आइगन वैल्यू मोर देन 1 हम लें, मोर देन 1 को देखिए, 10 में से 6 यूनिट्स पहला फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, 10 में से 2 यूनिट दूसरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तीसरा 0.64 कर रहा है। तो ये 2 हैं, हम बोल सकते हैं ओके पहले 2 को हम रिटेन करते हैं। ये हमारा हो गया आइगन वैल्यू मोर देन 1। R² अगर 1 है, इसका मतलब वो अपना पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। R² मोर देन 1 का मतलब हुआ वो अपने आप को और किसी दूसरे के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस है। ये SPSS के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने से ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है, बस आइगन वैल्यू मोर देन 1 ही है। ऐसा नहीं है। आइगन वैल्यू हम चाहें तो 0.9 से ऊपर रख सकते हैं या 1.5 से भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये कन्वेंशंस हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, आइगन वैल्यू मोर देन 1 रखते हैं। तो आइगन वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ? एक फैक्टर अकेला कितना टोटल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। लाइक 10 में से 6 यूनिट ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका नाम हमने आइगन वैल्यू रख दिया। दूसरा इसका तरीका है, जब हमारा टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड 60% से ज़्यादा हो, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। पूरे रिग्रेशन में हम सभी ह्यूमन बींग्स को 60% के साथ एक अलग ही फैसिनेशन है। आपको याद हो मैंने R² 60% बताया था मल्टीपल रिग्रेशन में। फर्स्ट डिवीज़न भी हम 60% पे लेते हैं। 60% अ क्लियर सिंबल है मेजॉरिटी का। 50% पे इक्वलिटी होती है, और उससे जो नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है 60, वो मेजॉरिटी होती है। तो जहाँ पर भी 60% एक्सप्लेन हो, वेरिएंस एक्सप्लेन्ड टोटल, तो कॉम्युलेटिव यहाँ पर 60 है, मैं एक फैक्टर पे भी रुक सकता हूँ, या 2 को लें तो 80 हो जाएगा, 3 को लें 89 हो जाएगा, ऐसे रुक सकते हैं हम। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है।
तीसरा क्राइटेरिया होता है अप्रायरी। अप्रायरी का मतलब है जब मुझे पहले से पता हो कि 3 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 4 फैक्टर निकालें, 3 फैक्टर निकालें, जितना मुझे पता है। चौथा इसका तरीका होता है स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें आता है कि जितना वर्टिकल स्लोप होगा वो फैक्टर लें, पर इसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी है, इसलिए मैं इसको बहुत प्रेफर नहीं करता। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं उस पर चलता हूँ, आइगन वैल्यू मोर देन 1। इसका मतलब आइगन वैल्यू यहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो मैं सिर्फ 2 फैक्टर को रिटेन करता हूँ और बाकी फैक्टर्स को मैं हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने बाकी फैक्टर्स को हटाया, सबसे पहले तो देखिए कम्युनिटी चेंज हो गई, 0.91, 93, 80, 88, 84 ये आ गई। तो अब क्या है कम्युनिटी का मतलब, जो मैंने रिटेन रखे हैं फैक्टर जिनकी आइगन वैल्यू मोर देन 1 थी, वो मिलके हर स्टेटमेंट को कितना एक्सप्लेन करते हैं, है तो आर स्क्वेयर ही है। तो कॉम्युनिटी का मतलब हुआ कि दोनों फैक्टर मिलके 4 ईयर रीसेल को कितना एक्सप्लेन करते हैं, 91%, 93%, गुड एनफ। और इसकी एक हम लोअर लिमिट रख लेते हैं, तो इसकी लोअर लिमिट होगी हमारी कम्युनिटी हमेशा बड़ी होनी चाहिए 0.5 से। अगर 0.5 से यानी जितने रिटेन्ड फैक्टर हैं अगर मिलके 50% भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट को, तो हमें उस स्टेटमेंट को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये हमारा पहला हुआ। तो ये जो कम्युनिटी निकला या ये जो हमने अभी सारी चीज़ें निकाली, अब हम चलते हैं SPSS में और देखते हैं ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। मैं प्रीवियस को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और एक बार दोबारा रन करता हूँ। फैक्टर एनालिसिस, सारी स्टेटमेंट डाली, एक्सट्रैक्शन में आइगन वैल्यू मोर देन 1, स्क्री प्लॉट में यूज़ नहीं कर रहा अभी, कंटिन्यू के बाद ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं, पहले ये टेबल देखिए। पहले फैक्टर की इनिशियल आइगन वैल्यू है 6.024, 2.2, 0.64। क्या ये वैल्यूज़ देखी हुई लगती हैं? आइए ये वैल्यू चेक करते हैं। 6.02, 2.2, 0.64, 0.43, 0.26, 255, 0.1413, 1413, ये आइगन वैल्यू है हमारी। सेकंड है कॉलम इसका परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, यानी आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। 20 हैं तो 20 से डिवाइड करेंगे, 30 है 30 से। बहुत बार स्कॉलर्स यहाँ अटक जाते हैं कि ये एरर टर्म है। जब भी एक्सेल के अंदर SPSS में कैपिटल EI, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल। जब भी कोई वैल्यू बहुत छोटी या बहुत बड़ी होती है, सारे स्टैटिस्टिकल पैकेज उसको 0 से 9 के बीच में कन्वर्ट करके इंटू 10⁻² लिख देते हैं, यानी ये वैल्यू एक्चुअली है 9.395 इंटू 10⁻02। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ पे सेल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेल प्रॉपर्टीज़ में हम कर सकते हैं नंबर अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेस, यानी ये वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट 0 है। ओके, हुआ नहीं, होना चाहिए था। इसी तरह थर्ड है कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव का मतलब है 60%, 80%, तो ये 60%, 80% यहाँ आ गया कॉमुलेटिव और टोटल 100 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने किया जिनकी आइगन वैल्यू 1 से ज़्यादा है उनको रिटेन करें, बाकियों को हटा दें। जैसे मैंने डिलीट कर दिया था कि जिनकी आइगन वैल्यू यहाँ से इनको डिलीट कर दें। ओके, जैसे ही मैंने डिलीट किया मेरी कॉम्युनिटी आएगी 0.9193। चेक कर लें ऊपर कॉम्युनिटी, इनिशियल सारी यही है 0.91, 93, 805, 88, 84, 76, यानी ये हमारी सारी आ गई है कॉम्युनिटी। इनिशियल हमेशा 1 होगा और एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचेगी वो आ जाएगी। दोबारा रिवाइज करते हैं, कॉम्युनिटी का मीनिंग क्या है। कॉम्युनिटी का मीनिंग है जितने फैक्टर मैंने रिटेन किए, यहाँ 2 रिटेन किए, दोनों मिलके हर स्टेटमेंट को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। मिनिमम कट ऑफ है 50% होना चाहिए। ओके, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड हम 60 पे रखते हैं। अगर मेरे 3 मिलके लेट से 80 एक्सप्लेन करते हैं और 2 मिलके 70 करते हैं, तो मैं 2 पे भी रुक सकता हूँ, मैं 3 पे भी रुक सकता हूँ। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस बहुत ही सब्जेक्टिव टेक्निक है। फाइनली हम पहुँच गए कंपोनेंट मैट्रिक्स में। कंपोनेंट मैट्रिक्स में हमें देखना होता है कि हर एक से कोरिलेशन दे दिया, फोरियर रीसेल दोनों से, तो किस में जाना चाहिए, जिसमें हायर हो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट दोनों 2 फैक्टर में जाने, जैसे 6868, इसको हम बोलते हैं क्रॉस लोडिंग, और ये आगे चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इस प्रॉब्लम का नाम होगा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। तो इसमें अल्टीमेटली आपको इसको रिमूव ही करना पड़ेगा, पर EFA में ज़्यादातर स्कॉलर्स बोलते हैं कि चलो आप जो हायर है उसको ले लीजिए, या जिसमें ज़्यादा सेंस बनती है उसमें ले लीजिए। उस पर मैं आता हूँ, पर इससे पहले कि एक वैल्यू को हम कंपेयर करें, हमारे पास एक शॉर्टकट है फैक्टर एनालिसिस में। फैक्टर एनालिसिस ऑप्शंस, यहाँ पर है सॉर्ट बाय साइज एंड स्प्रेस। 0.4 से नीचे की वैल्यू को दिखाई ना,
स्पेस कर दे और बाकी उनको सॉर्टिंग पे कर दे। तो यही चीज़ जो मैंने अब की है और मेरे पास बेहतर तरीके से आ जाएगी। ये सॉर्टिंग हो गई है, अभी इनकी सीक्वेंस चेंज होगी, कर्व वेट, इंजन साइज़, और जो यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन की बात करते हैं। जो पहला फैक्टर है लेंथ, उससे और व्हील बेस उससे पॉजिटिवली रिलेटेड है, लेकिन दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड है। ये हमें देखना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव का एक्चुअली मीनिंग क्या है। पर जब हम वैल्यू रखते हैं वो 0.4 नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे ऊपर का हम कंसिडर करते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सब इश्यूज़ की। लेकिन पहले इसमें ये, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ ये बहुत ही बायस्ड मेथड है, हमेशा फर्स्ट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस में एक और भी चीज़ आती है, उसका नाम है रोटेशन। रोटेशन दो तरह का होता है, एक है ऑर्थोगोनल रोटेशन, दूसरे का नाम है ओब्लिमिन रोटेशन। देखिए ईएफए का पर्पज़ क्या है लगाने का। ईएफए के दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ है कि ऐसे फैक्टर्स बनाना जो आपस में टोटली अनकोरिलेटेड हो, यानी एक तरह की चीज़ें आपस में हाईली कोरिलेटेड एक फैक्टर, लेकिन उनका दूसरे से कोई लेना देना ना हो। किचन का एग्जांपल मैं दूं, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ये सारे मैंने कहा फ्रूट्स हैं, लेकिन इनका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे वो ओवन हो, रेफ्रिजरेटर हो, टोस्टर हो, ये सारे हाईली रिलेटेड हैं, उनका नाम रखा हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फ्रूट्स एक है, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसे तरीके को हम बोलते हैं पीसीए मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड। लेकिन साइकोलॉजी के फील्ड में या ओबी के फील्ड में पर्पज़ ऐसा नहीं रहता कि हम बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स निकालें। पर्पज़ रहता है कि हर फैक्टर के अंदर कॉमन क्या निकल कर आया। वहाँ पे जो मेथड यूज़ होता है उसका नाम होता है PAF, प्रिंसिपल अल्फा फैक्टरिंग। तो देखिए जब एक्सट्रैक्शन में हम टिक करते हैं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी मैंने शायद अल्फा बोला, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, PAF मेथड। और भी बहुत सारे मेथड हैं, अल्फा फैक्टरिंग अलग है, इमेज फैक्टरिंग अलग है। तो अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ। जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो हम अपने एक्सिस को एक थीटा एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। उस चीज़ का नाम होता है ऑर्थोगोनल रोटेशन, और उसके मेथड्स हैं वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स, इक्वामैक्स। अगर हम PAF मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओब्लिमिन मेथड। तो ये एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर हमें रोटेशन करना है, PCA में रोटेशन ऑलमोस्ट कंपलसरी है क्योंकि फर्स्ट मेथड बायस आएगा। तो हम यहाँ वेरीमैक्स, जो हमारे अलग अलग फैक्टर्स में मैक्सिमम वेरिएंस को बना सके, और PAF मेथड में डायरेक्ट ओब्लिमिन यूज़ करते हैं। ये मैं अभी बात नहीं करूँगा, कंटिन्यू। ओके, बाकी टेबल्स वही आएंगी सेम। इसमें एक देखने वाली बात ये है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेंड में टोटल तो उतना का उतना है, वही टेबल है, एक्सट्रैक्शन भी उतनी है। अब हमने इनको रोटेट कर दिया, यानी एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। रोटेशन कैसे होता है ये मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वो अलग एक लंबी, उसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी ये देखते हैं, पहला फैक्टर 60% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा था, रोटेशन के बाद वो 45 कर रहा है। दूसरा 22 कर रहा था, रोटेशन के बाद 36 कर रहा है, पर टोटल 82.247 एग्जैक्टली डिटो सेम होता है। तो इसमें हम रोटेशन यूज करते हैं, जिससे मोटे तौर पे छोटा पॉइंट और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। कंपोनेंट मैट्रिक्स हम नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, रोटेशन करते वक्त अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है, 40 स्टेटमेंट हैं, 500 लोगों का डाटा है, तो कई बारी ये इटरेशन 3 में नहीं हो पाता, या इसकी इटरेशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है 25। देखिए रोटेशन में लिखा है मैक्सिमम इटरेशन, तो अक्सर यहाँ एक बड़ी वैल्यू लिख लेनी चाहिए आपको, 250 वगैरह। तो यहाँ पर लिखा जाता है फेल्ड टू कन्वर्ज इन दिस मच रोटेशन, ये 3 में हो गया। इसका मतलब एक फैक्टर हमारा बन रहा है व्हील बेस, लेंथ, विड्थ, कर्व वेट, फ्यूल कैपेसिटी एक्सेट्रा। दूसरा फैक्टर बन रहा है ये। अब हम इनका एक मीनिंगफुल नेम देंगे। तो ओवरऑल मैंने किया क्या फैक्टर एनालिसिस में, मैंने जो जो स्टेटमेंट हाईली कोरिलेटेड थी उनका ग्रुपिंग कर दिया, और उन ग्रुपिंग का एक नाम देंगे, इसी तरह दूसरे ग्रुप का नाम देंगे। फाइनली अगर मुझे इसमें क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम है, फ्यूल एफिशिएंसी 2 में जा रही है, कर्व वेट भी जा रहा है, इंजन साइज भी जा रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, पर यही है जो रिजल्ट हमारे डाटा से आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तब हम फाइनली करते हैं स्कोर, और वहाँ पर होता है ऑप्शन सेव वेरिएबल। सेव वेरिएबल में 3 ऑप्शंस हैं, रिग्रेशन, बार्लेट, एंडरसन। जो एंडी फील्ड हैं राइटर, उनका कहना है कि एंडरसन रूबिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो इसको हम करके देख लेते हैं, कंटिन्यू। ओके,
जब भी पूरे SPSS में हम सेव को यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है मेरी डाटा फाइल में कुछ नए वेरिएबल्स को डालें। तो ये नई वेरिएबल आ गए, ये वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, ये अगर आपको रिग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया है, अगर कहीं पे कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहाँ मिसिंग है तो इसको 0 ले लेगा और पूरे वैल्यूज़ को 0 बना देगा। मोटे तौर पे हमारी डाटा फाइल क्लीन होनी चाहिए, अगर कहीं कोई भी मिसिंग है तो ये पूरे फैक्टर को स्कोर को कैलकुलेट नहीं करेगा। मैंने ये फैक्टर स्कोर एक पर्पज़ से कैलकुलेट किया है, ये बताने के लिए कि इसकी दो प्रॉपर्टी हैं फैक्टर स्कोर की। यहाँ देखिए इनका नाम लिखा आ गया होगा, AR स्कोर 1 स्कोर 2 एनालिसिस। इनकी दो प्रॉपर्टी हैं। पहला, ये स्टैंडर्डाइज स्कोर होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब अगर हम इनका फैक्टर्स का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इनका मीन हमेशा 0 आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 आता है। इसको स्टैंडर्डाइज स्कोर बोलते हैं, जेड स्कोर भी बोल देते हैं। तो फैक्टर्स हमेशा स्टैंडर्डाइज स्कोर के अंदर आते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें इनका कोरिलेशन निकालना हो, चेक करें, जो अजम्पशन बोलते हैं कि टोटली अनकोरिलेटेड आएंगे, तो फैक्टर 1 का कोरिलेशन फैक्टर 2 से 0.000, ये दोनों का कोरिलेशन कभी भी नहीं आएगा, हाईली अनकोरिलेटेड या रादर 0 कोरिलेशन पे आते हैं। इन फैक्टर को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, रिलायबिलिटी क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जिसमें हम एक लिकर्ट स्केल का क्वेश्चनर लेंगे, उसके ऊपर फैक्टर एनालिसिस लगाने की कोशिश करेंगे। फाइनली ख़त्म करने से पहले इसके कुछ अजम्पशन हैं, हालांकि ये पहले बताना चाहिए था पर लास्ट में बता रहा हूँ मैं कि जब भी हम फैक्टर एनालिसिस लगाएंगे या नहीं, मेरे डाटा पे फैक्टर एनालिसिस लगेगा या नहीं, इसके दो अजम्पशन हैं। पहला अजम्पशन है डाटा एडिक्वेसी, दूसरा इसका अजम्पशन है मल्टीकोलिनियरिटी। डाटा एडिक्वेसी का मतलब है, क्योंकि ये डाटा रिडक्शन टेक्निक है, सफिशिएंट डाटा होना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर लगा सकूँ इस चीज़ पे मैक्सिमम थंब रूल चलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट से 5 गुना नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट होने चाहिए। अगर 20 स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चनर में लिकर्ट स्केल पे, तो इंटू 500 रिस्पोंडेंट मिनिमम होना चाहिए। पर ये सभी के सभी थंब रूल हैं। इसका मतलब, थंब रूल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर ऐसा होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। स्टैटिस्टिकल मेजर इसका KMO है। 3 लोग थे ये, इनके फर्स्ट इनिशियल के नाम पे KMO एक वैल्यू बनाई है, जो बहुत रॉ फॉर्म में डाटा एडिक्वेसी को चेक करती है। इसका फॉर्मूला है। सेकंड है इसका मल्टीकोलिनियरिटी। रिग्रेशन में हमने बात की थी, मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब है कि डाटा के अंदर सफिशिएंट कोरिलेशन होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में कोरिलेशन ही नहीं होगा तो हम क्लब किसको करेंगे, ग्रुप किसके बनाएंगे, तो हम चेक करेंगे क्या सफिशिएंट कोरिलेशन है या नहीं। तो इसकी एक नल हाइपोथेसिस हम रखते हैं, R = 0। तो इन दोनों को चेक भी कर लेते हैं, हालांकि ये सबसे पहले की जानी चाहिए थी। KMO वैल्यू, KMO की फुल फॉर्म देख लीजिए, काइजर मेयर ओल्किन। ये वैल्यू 0.819 है। 0.6 से ज़्यादा की वैल्यू ठीक है, 0.7 से ज़्यादा अच्छी है, 0.8 काफ़ी अच्छी है, 9 बहुत ही अच्छी है। तो 0.6 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो हम बोलते हैं हाँ डाटा एडिक्वेसी है। बार्ले टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी चेक करती है नल हाइपोथेसिस R = 0। सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स डाटा इज R 0 नहीं है हमारा। तो ये दोनों हमारी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं असेंशियल्स या अजम्पशंस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लिकर्ट स्केल का डाटा लूँगा और उस पर सारे अजम्पशंस और सारी प्रोसेस एक बार दोबारा चेक करके हम डिस्कस करेंगे फाइनली रिलायबिलिटी वैलिडिटी तक।